हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 4 फरवरी को होने वाले हिंदी के पेपर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। आज के हमारे इस सेट में कुल 30 सीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जो आपके होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन एक गद्यांश दिया गया है। इसमें दिया गया है कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है कि उसके माध्यम से हम युग विशेष की समस्याओं, परिस्थितियों तथा भावनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य में ही जातीय भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। प्रत्येक जाति के साहित्य का एक व्यक्तित्व होता है। केवल इतना ही नहीं, वरन एक जाति के ही साहित्य में उसके विकास के अनुरूप समय समय पर अंतर पड़ता जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास इस तथ्य की पुष्टि करता है। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल तथा आधुनिक काल के साहित्य में स्पष्ट रूप से अंतर देखा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस गद्यांश के अकॉर्डिंग दिए गए क्वेश्चनों को देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है। साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है दर्पण, दूसरा ऑप्शन है तर्पण, तीसरा ऑप्शन है समर्पण या चौथा ऑप्शन है आकर्षण। तो साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जीवन की अभिव्यक्ति क्या है। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन साहित्य, तीसरा ऑप्शन सौंदर्य या चौथा ऑप्शन भाषा। तो जीवन की अभिव्यक्ति साहित्य होती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साहित्य में हम किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक का, दूसरा ऑप्शन है पारंपरिक का, तीसरा ऑप्शन है जातीय का या चौथा ऑप्शन है सांस्कृतिक का। तो साहित्य में हम जातीय भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया कि साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है। पहला ऑप्शन है वीर गाथा काल में, दूसरा ऑप्शन है भक्ति काल में, तीसरा ऑप्शन है आधुनिक काल में या चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो साहित्य के वीर गाथा काल, भक्ति काल, आधुनिक काल, इन सब कालों में अंतर देखा जा सकता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन भी एक गद्यांश दिया गया है। तो दोस्तों, इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लें। हम लोग इसके अकॉर्डिंग दिए गए क्वेश्चनों को देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसके आने पर भयभीत ना होंगे। पहला ऑप्शन है सिंह के आने पर, दूसरा ऑप्शन है तूफान के आने पर, तीसरा ऑप्शन है विघ्नों का चढ़ आने पर या चौथा ऑप्शन है रात आने पर। तो विघ्नों का दल चढ़ आने पर भयभीत ना होंगे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतवासी किसकी खातिर गहित कर्म नहीं करेंगे। पहला ऑप्शन है क्षुद्र स्वार्थ का, दूसरा ऑप्शन है भय का, तीसरा ऑप्शन है दीनता का या चौथा ऑप्शन है भीख का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षुद्र स्वार्थ का। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि क्या आशा करता है। पहला ऑप्शन है भारत बहुत तरक्की करेगा, दूसरा ऑप्शन है भारतीय किसी से पद दलित और हीन ना होंगे, तीसरा ऑप्शन है भारत में आपसी झगड़े ना होंगे, चौथा ऑप्शन है भारत में सुख और शांति होंगे। तो कवि का आशा है कि भारतीय किसी से पद दलित और हीन ना होंगे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत माता हमें क्या देती है। पहला ऑप्शन है घर, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ग, तीसरा ऑप्शन जीवन या चौथा ऑप्शन है खाने की विभिन्न वस्तुएं। तो भारत माता हमें खाने की विभिन्न वस्तुएं देती हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया कि माँ भोजन बना रही है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया भेद है। पहला ऑप्शन सकर्मक क्रिया, दूसरा ऑप्शन है अकर्मक क्रिया, तीसरा ऑप्शन है द्विकर्मक क्रिया या चौथा ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया। तो माँ भोजन बना रही है, यह एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जैसे माँ क्या बना रही है, तो भोजन बना रही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है बच्चा सो रहा है, दूसरा ऑप्शन है विक्रम उपन्यास पढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है वो पानी पी रहा है, या चौथा ऑप्शन है रीता पत्र लिखती है। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चा सो रहा है, यह एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जैसे यह विक्रम उपन्यास पढ़ता है, यह एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। विक्रम क्या पढ़ता है तो उपन्यास पढ़ता है। वह क्या पी रही है तो पानी पी रही है। रीता क्या लिख रही है तो पत्र लिख रही है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है। पहला ऑप्शन है आश्रित उपवाक्य, दूसरा ऑप्शन है सरल उपवाक्य, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त उपवाक्य, या चौथा ऑप्शन मिश्र उपवाक्य। तो मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे, यह कौन सा वाक्य है। पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा ऑप्शन संयुक्त वाक्य, तीसरा ऑप्शन मिश्र वाक्य, या चौथा ऑप्शन है उपवाक्य। तो यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे, यह एक उपवाक्य का उदाहरण है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें अपनी सभ्यता डैश संस्कृति पर गर्व है। पहला ऑप्शन है ताकि, दूसरा ऑप्शन है ओ, तीसरा ऑप्शन है बिना, या चौथा ऑप्शन है अच्छा। तो हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आम का एक अर्थ होता है एक फल, और दूसरा क्या होता है आसान, सामान्य, समस्त और आत्मा। तो आम एक फल का नाम है और आम को हम लोग साधारण भी सामान्य कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाव वाक्य का उदाहरण कौन है। पहला ऑप्शन है घोड़ा दौड़ता है, दूसरा ऑप्शन है किसान हल चलाता है, तीसरा माँ से चला नहीं जाता है, या चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद्र द्वारा कहानी लिखी गई। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माँ से चला नहीं जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माता पिता कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है अवयवी भाव समास, दूसरा ऑप्शन द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, या चौथा ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो माता पिता एक द्वंद्व समास का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन भी एक गद्यांश दिया गया है, इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लें। हम लोग इसके अकॉर्डिंग दिए गए क्वेश्चनों को देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। पहला ऑप्शन नेताजी का चश्मा, दूसरा ऑप्शन है एक कहानी यह भी, तीसरा ऑप्शन है बाल गोविंद भगत, या चौथा ऑप्शन लखनवी अंदाज। तो दिए गए जो गद्यांश है वह एक कहानी यह भी पाठ से लिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसी भावना उत्पन्न हो गई। पहला ऑप्शन है प्रेम का, दूसरा ऑप्शन है क्रोध का, तीसरा ऑप्शन है इच्छा का, या चौथा ऑप्शन है हीन का। तो बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में हीन का भाव उत्पन्न हो जाती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन भी एक गद्यांश दिया गया है, इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लें। हम लोग इसके अकॉर्डिंग दिए गए क्वेश्चनों को देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है। पहला ऑप्शन है फल से, दूसरा ऑप्शन उत्साह से, तीसरा ऑप्शन है पद से, या चौथा ऑप्शन है यह दंतुरित मुस्कान से। तो दिए गए काव्यांश उत्साह पाठ से लिया गया है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कविता में बादल किसका प्रतीक है। पहला ऑप्शन है वर्षा का, दूसरा ऑप्शन है शीतलता का, तीसरा ऑप्शन है फल का, या चौथा ऑप्शन है पोरिस और क्रांति का। तो इस कविता में बादल का प्रतीक पोरिस और क्रांति का प्रतीक है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालक अमरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे। पहला ऑप्शन है संकट मोचक मंदिर में, दूसरा ऑप्शन है विश्वनाथ मंदिर में, तीसरा ऑप्शन बालाजी मंदिर में, या चौथा ऑप्शन महादेव मंदिर में। तो बालक अमरुद्दीन रियाज के लिए बालाजी मंदिर जाया करता था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था। पहला ऑप्शन है हवलदार साहब, दूसरा ऑप्शन कैप्टन चश्मे वाला, तीसरा ऑप्शन है
पान वाला। चौथा ऑप्शन है ड्राइंग मास्टर, तो बूढ़ा मरियल सा आदमी कैप्टन चश्मे वाला था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत लगभग कितने वर्ष के थे। पहला ऑप्शन है 40 वर्ष के, दूसरा ऑप्शन है 50 वर्ष के, तीसरा ऑप्शन है 60 वर्ष के, या चौथा ऑप्शन है 70 वर्ष के। तो बाल गोविंद भगत लगभग 60 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कहानी लेखक के लिए क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है विचार, दूसरा ऑप्शन है पात्र, तीसरा ऑप्शन है घटना, या चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो कहानी के लिए लेखक को विचार, पात्र, घटना यह सभी आवश्यकता होती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था। पहला ऑप्शन है परशुराम के, दूसरा ऑप्शन शिव जी के, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मा माँ के, या चौथा ऑप्शन है विष्णु के। तो श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ा था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोपियों ने करोई ककरी के समान किसे बताया है। पहला ऑप्शन है प्रेम संदेश को, दूसरा योग संदेश को, तीसरा ऑप्शन उद्धव को, या चौथा ऑप्शन है कृष्ण को। तो गोपियों ने करोई ककरी योग संदेश के समान बताया है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है। पहला ऑप्शन है सुख की प्राप्ति, दूसरा ऑप्शन है दुख की प्राप्ति, तीसरा ऑप्शन धन की प्राप्ति, या चौथा ऑप्शन है भोजन की प्राप्ति। तो कवि के अनुसार छाया को छूने से दुख की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को कौन एकटक निहार रहा है। पहला ऑप्शन है माँ, दूसरा ऑप्शन है पत्नी, तीसरा ऑप्शन है शिशु, या चौथा ऑप्शन है पिता। तो यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को एक शिशु एकटक निहार रहे हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी। पहला ऑप्शन है हिंदुस्तान की, दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान की, तीसरा ऑप्शन नेपाल की, या चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड की। तो रानी एलिजाबेथ द्वितीय इंग्लैंड की महारानी थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे स्टेट का आखिरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था। पहला ऑप्शन है अमरनाथ, दूसरा ऑप्शन शिवनाथ, तीसरा ऑप्शन तारकेश्वर नाथ, या चौथा ऑप्शन है केदारनाथ। तो भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।